आरबी के समस्त विद्यार्थियों को आपके मित्र अशोक नरवर का नमस्कार। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं वापसी नामक जो कहानी है उषा प्रियंवदा जी की, उस कहानी के जो प्रश्नोत्तर हैं उनको मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं उषा प्रियंवदा जी की जो रचनाएं याद करने का तरीका है पहले मैं वो बता देता हूं, क्योंकि मैंने एक कहानी बना रखी है उषा प्रियंवदा जी की रचनाएं याद करने के लिए। उषा प्रियंवदा जी को मैंने राधिका की सहेली बताया। राधिका कौन? जो बरसाने वाली राधिका जी हैं उनकी सहेली बताया मैंने उषा को। तो कहानी सुनिए, उसमें होता क्या है कि एक बार ये उषा जी राधिका के महल में जाती हैं और राधिका से जाकर कहती हैं कि हे राधिका, फिर बसंत आया। उन्होंने क्या कहा? फिर वसंत आया। तो ये एक रचना है, फिर बसंत आया। तो एकदम तुनक कर कहती राधिका गुस्से में कि कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा झूठ। ये उनने कहा। तो ये दूसरी रचना हो जाती है उषा प्रियंवदा जी की कहानी में। उषा जाती राधिका से कहती हैं कि फिर बसंत आया। राधिका तुनक कर कहती हैं कि कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा झूठ। अब फिर इससे आगे उन्होंने कहा ठीक है चल लें, अपन बगीचे में चल के देखते हैं, बाहर के जो उपवन है हमारे महल का, राधिका जी के महल का, उसमें चल कर देखते हैं क्या होता है। चल ठीक है। तो वो चलती हैं, राधिका जी दौड़ लगाती हैं। तो पीछे से उषा कहती है रुकोगी नहीं राधिका, इतनी जल्दी दौड़ रही हो, रुकोगी नहीं राधिका। क्या राधिका आप रुकोगी नहीं मेरे लिए? मुझे भी तो साथ लेके चलो। तो वो जवाब देती हैं पीछे से, का मतलब कहती हैं राधिका से कि रुकोगी नहीं राधिका। तो तीसरी रचना हो गई है उषा प्रियंवदा जी की। अब आगे आगे जब राधिका जी दौड़ रही हैं तो उन्होंने महल को गौर से देखा और वो गोल गोल घूम के वो सीढ़ियों को उतर रही थी। तो उन्होंने महल में देखा कि पूरे महल में 55 खंबे गिन लिए उनने, और साथ में पूरी दीवारें जो महल की थी वो लाल रंग से रंगी हुई थी। तो उनने कहा 55 खंबे मेरे महल में और लाल दीवारें, 55 खंबे लाल दीवारें, 55 खंबे लाल दीवारें। ऐसा बोलते बोलते वो जा रही थी। इसका मतलब है कि एक और रचना उषा प्रियंवदा जी की हुई, 55 खंबे लाल दीवारें। आगे जाके उषा पीछे पीछे तो दौड़ रही थी राधिका, आगे जाके बगीचे में देखती है तो भाई एक गुलाब खिला हुआ है, कई फूल खिले हैं, बहुत सारे कई विभिन्न प्रकार के फूल खिले थे। तो उन्हें लगा कि गुलाब में जिंदगी है, तभी तो गुलाब खिला, इसलिए उनके मुंह से निकला, उनके मुंह से एक उक्ति निकलती है और वो कहती है जिंदगी और गुलाब। तब उन्होंने उषा की बात को माना कि हाँ फिर वसंत आया। इस तरह से मैंने उषा प्रियंवदा जी की रचनाओं के लिए कहानी सुनाई है कि उषा नाम की जो लड़की है वो अपनी सहेली राधिका से मिलने उनके महल में जाती है। फिर वहाँ जाकर वो कहती है कि फिर बसंत आया। तो राधिका जी तुनक के कहती कितना बड़ा झूठ। वो आगे आगे दौड़ लगाती, पीछे से वो उनको साथ में नहीं दौड़ पाती उषा जी। तो उषा जी कहती राधिका से कि रुकोगी नहीं राधिका। और राधिका आगे जाती है तो महल में देखते हैं 55 खंभे उनके महल में और दीवारें लाल रंग से पुती हैं, इसलिए राधिका जी के मुँह से निकलता है 55 खंभे लाल दीवारें। और फिर जो है आगे जाकर वो बगीचे में वन में देखती हैं तो वहाँ जिंदगी और गुलाब, माने गुलाब में जिंदगी थी तो गुलाब में फूल खिल गया। इस तरह से उनकी रचनाओं को मैंने बताने के लिए, याद रखने के लिए कहानी बना रखी। इस कहानी को आप जरूर याद रखिएगा, बड़े काम की उषा प्रियंवदा जी की रचना याद करने के लिए। अब आगे देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर वापसी कहानी के। तो गजाधर बाबू किस नौकरी से रिटायर्ड हुए थे? तो गजाधर बाबू रेलवे की नौकरी से रिटायर हुए थे। रिटायर ध्यान से देखिएगा, इसको लिखना सीखना है, रिटायर हुए थे। फिर आगे परिवार वालों ने गजाधर बाबू के रहने की व्यवस्था कहाँ की थी? परिवार वालों ने गजाधर बाबू के रहने की व्यवस्था कहाँ की थी? तो देखिए, पहले दिन बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई। तो पहले दिन तो उनके लिए क्या, बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाया और बीच में गजाधर बाबू के लिए एक पतली सी चारपाई डाल दी गई। पहले दिन की बात, जब गजाधर बाबू नौकरी से रिटायर्ड होकर आए थे तब। तत्पश्चात या दूसरे दिन या अन्य दिनों में, तत्पश्चात पत्नी की कोठरी में, यानी भंडार घर जो था, पत्नी की कोठरी या भंडार घर, उसमें उनकी चारपाई डाल दी गई थी। इस तरह से 2 बार उनकी जो है रहने की व्यवस्था को बदला गया था, गजाधर बाबू की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था को। और किसने? परिवार वालों ने। पहले दिन तो बैठक जो थी, बैठका यानी ड्राइंग रूम कह सकते हैं, उसमें कुर्सियों को दीवार से सटाया और बीच में गजाधर बाबू के लिए एक पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। तत्पश्चात पत्नी की कोठरी यानी भंडार घर में उनकी चारपाई को डाल दी गई थी।
उनकी चारपाई डाल दी गई थी। अब आगे प्रश्न है, गजाधर बाबू ने अपनी नौकरी में कितने वर्ष अकेले व्यतीत किए थे? तो गजाधर बाबू ने अपनी नौकरी में अपने परिवार की बेहतरी, अपने परिवार की अच्छाई, अपने परिवार की भलाई, परिवार की बेहतरी, ऐशो आराम तथा बच्चों की उच्च शिक्षा की आस में, बच्चों की उच्च शिक्षा की आस में यानी हायर एजुकेशन की आस में परिवार से दूर रेलवे क्वार्टर में अकेले 35 वर्षों की लंबी अवधि व्यतीत कर दी। माने अकेले रहे रेलवे क्वार्टर में और 35 सालों तक की लंबी अवधि की नौकरी के लिए उन्होंने अपना समय व्यतीत कर दिया। तो गजाधर बाबू ने अपनी नौकरी में अपने परिवार की बेहतरी के लिए तथा बच्चों की उच्च शिक्षा की आस में परिवार से दूर, बच्चों की उच्च शिक्षा की आस में परिवार से दूर रेलवे क्वार्टर में अकेले 35 वर्षों की लंबी अवधि व्यतीत कर दी। 35 वर्षों की, वैसे 35 वर्ष लिखते हैं लेकिन अच्छा उत्तर है इसमें गाइड में। फिर अगला है, गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत क्या था? तो पटरी पर रेल के पहियों की खटखट, पटरी पर रेल के पहियों की खटखट, पटरी पर, कौन सी पटरी पर? रेल की पटरियों पर। तो पटरी पर रेल के पहियों की खटखट गजाधर बाबू के लिए किसी उच्च कोटि के मधुर संगीत की तरह ही था। मैंने खटखट गजाधर बाबू के लिए किसी उच्च कोटि के मधुर संगीत की तरह ही था। पटरी पर रेल के पहियों की खटखट गजाधर बाबू के लिए किसी उच्च कोटि के मधुर संगीत की तरह ही था। अब अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू के स्वभाव की 2 विशेषताएं बताइए, बतलाइए। गजाधर बाबू के स्वभाव की 2 विशेषताएं बतलाइए। तो पहली विशेषता, जैसे गजाधर बाबू के स्वभाव की 2 विशेषताएं निम्नलिखित थीं। गजाधर बाबू के स्वभाव की 2 विशेषताएं निम्नलिखित थीं। पहली, वे स्नेही व्यक्ति थे तथा स्नेह की आकांक्षा रखते थे। वे स्नेही व्यक्ति थे, स्नेह करते थे सभी से तथा स्नेह की अपेक्षा, आकांक्षा या इच्छा रखते थे कि वो स्नेह करते हैं तो दूसरे भी उनसे स्नेह करें। तो वे स्नेही व्यक्ति थे तथा स्नेह की आकांक्षा रखते थे, यानी अभिलाषा, इच्छा रखते थे कि वो करते हैं दूसरे भी करें उनसे। दूसरी, वे परिवार के सदस्यों के साथ मनोविनोद करना चाहते थे। वे परिवार के सदस्यों के साथ हंसी मजाक करना चाहते थे, लेकिन परिवार के सदस्यों ने उनको व्यर्थ समझा और उनको एक तरह का रोड़ा, व्यवधान समझा, इसलिए उन्होंने उनसे मनोविनोद नहीं किया। परिवार के सदस्यों के साथ क्या करना चाहते थे? वे मनोविनोद, और मनोविनोद का अर्थ होता है हंसी मजाक करना चाहते थे। तो वे परिवार के सदस्यों के साथ मनोविनोद करना चाहते थे। कौन? गजाधर बाबू। एक और प्रश्न का उत्तर बचा, देखिएगा। ये है प्रश्न, गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे थे? सभी के नाम बताइए। 2016 में ये प्रश्न आया था। गजाधर बाबू के कुल 4 बच्चे थे। गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे थे? 4। बड़ा बेटा अमर, छोटा बेटा नरेंद्र, बड़ी बेटी कांति और छोटी बेटी बसंती। देखिए, बड़ा बेटा अमर, उससे छोटा बेटा नरेंद्र, बड़ी बेटी कांति और छोटी बेटी बसंती। अमर और कांति मैंने दोनों बड़े बच्चों की शादी हो गई थी। दोनों छोटे बच्चे उच्च शिक्षा या कॉलेज में पढ़ रहे थे, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अब अगला प्रश्न है, संसार की दृष्टि में गजाधर बाबू का जीवन किस प्रकार सफल कहा जा सकता है? संसार की दृष्टि में कैसे सफल कह सकते हैं गजाधर बाबू के जीवन को? तो ये बताया गया। देखिए, संसार की दृष्टि में गजाधर बाबू का जीवन सफल कहा जा सकता है क्योंकि, मतलब संसार की दृष्टि में गजाधर बाबू का जीवन इसलिए सफल कहा जा सकता है क्योंकि सफलतापूर्वक 35 वर्ष तक वे रेलवे की नौकरी करते रहे। सफलतापूर्वक 35 वर्षों तक रेलवे की नौकरी करने के पश्चात, 35 सालों तक रेलवे की नौकरी करने के पश्चात सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त हुए थे। कोई दाग, कोई आरोप नहीं लगा, कोई दोष नहीं लगा। सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त हुए, नहीं रिटायर हुए, सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। उन्होंने क्या कर लिया था? शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के और बड़ी लड़की कांति दोनों की शादियां कर दी थी और 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे, यानी कॉलेज में पढ़ रहे थे। दोनों बच्चे ऊंची कक्षाओं में या उच्च कक्षाओं में पढ़ रहे थे, तो इसलिए उनका जीवन सफल कहा जा सकता है संसार की दृष्टि में। अगला प्रश्न है, घर जाने की खुशी होने के बाद भी गजाधर बाबू का मन क्यों दुखी था? घर जाने की खुशी थी लेकिन फिर भी उनका मन दुखी था। तो क्यों? क्योंकि जो उनके आत्मीय
लोग थे जो कि रेलवे की नौकरी करते समय उनके साथ में आत्मीयता जिनसे जुड़ गई थी, उन लोगों से उन्हें बिछुड़ना पड़ रहा था। उस विरह के कारण वो घर जाने की खुशी तो थी, लेकिन बिछुड़ने का दुख था मन में, इसलिए वो दुखी थे। 2017 में पूछा जा चुका है। घर जाकर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना से गजाधर बाबू का मन बहुत खुश था। माने घर जाने की खुशी थी, क्यों थी? क्योंकि घर जाकर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना, और उससे गजाधर बाबू का मन बहुत खुश था। परंतु 35 वर्ष तक रेलवे के क्वार्टर में रहते हुए, परंतु दुख क्या था कि वो 35 वर्ष तक रेलवे के क्वार्टर में रहते हुए वहाँ के परिचित स्नेह आदरमय सहज संसार से वे सदा के लिए नाता टूटने, माने जो उनका 35 वर्षों का परिचित स्नेह आदरमय सहज संसार था, उससे सदैव के लिए नाता टूट रहा था। और सामान हट जाने से क्वार्टर भी कुरूप हो गया था। तो सामान हट जाने से क्वार्टर की कुरूपता को देखकर उनका मन एक विचित्र विषाद या दुख का अनुभव कर रहा था। क्वार्टर में से जो सामान हटा उसकी कुरूपता को देखकर उनका मन एक विचित्र विषाद यानी दुख का अनुभव कर रहा था। इसलिए वो घर जाने की खुशी थी, लेकिन दुखी भी थे। और दुखी होने का कारण था कि उनके जो परिचित थे, स्नेही लोग थे, आदर देते थे, सहज संसार था, उस सहज संसार, आदरमय संसार, स्नेहमय संसार से सदैव के लिए नाता टूटने वाला था। और साथ में क्वार्टर से सामान हट गया, इसलिए क्वार्टर भी कुरूप लग रहा था। इसलिए उनका मन विचित्र विषाद या दुख का अनुभव कर रहा था। अगला प्रश्न है, अमर को अपने पिताजी से क्या शिकायत थी? अमर जो उनका बड़ा लड़का था जिसकी शादी हो गई थी, उसको अपने पिताजी से क्या शिकायत थी, यानी गजाधर बाबू से क्या शिकायत थी? अमर को अपने पिताजी से बहुत शिकायतें थी। अमर जो बड़ा लड़का था गजाधर बाबू का, उसको गजाधर बाबू यानी उनके पिताजी से बहुत सी शिकायतें थी। उसका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं। उसका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं। कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने की जगह नहीं, कोई आने जाने वाला होता है तो कहीं उसको बिठाने की जगह नहीं। अमर को अब भी वह छोटा सा समझते हैं और मौके बेमौके टोक देते हैं। बहू को काम करना पड़ता है। अमर को हर चीज़ में पिताजी का हस्तक्षेप पसंद नहीं था। कहता था बूढ़े आदमी हैं चुपचाप पड़े रहें। आगे, बसंती गजाधर बाबू के किस कथन से रूठ गई थी? ये 2019 में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको देखिएगा। कपड़े बदल कर शाम को जब उसने कपड़े बदले कालेज से आने के बाद, तो कपड़े बदल कर शाम को जब बसंती पड़ोस में शीला के घर जा रही थी, अपनी सहेली शीला के घर जा रही थी, माने कपड़े बदल कर शाम को जब बसंती पड़ोस में अपनी सहेली शीला के घर जा रही थी, तब गजाधर बाबू ने उससे कड़े स्वर में कहा कि कोई ज़रूरत नहीं। गजाधर बाबू ने तभी उससे कड़े स्वर में कहा कि कोई ज़रूरत नहीं, अंदर जाकर पढ़ो। इस कथन से बसंती रूठ गई थी। गजाधर बाबू के इस कथन से बसंती रूठ गई थी। और कथन कौन सा था? गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा कोई ज़रूरत नहीं, अंदर जाकर पढ़ो। कोई ज़रूरत नहीं, अंदर जाकर पढ़ो, ये कथन था। इतना सा बस, यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं, अंदर जाकर पढ़ो। बाकी की बातें तो प्रश्न में से लिख दीजिए। एक और प्रश्न है, उसको देखिए। इसमें कहा गजाधर बाबू ने भोजन बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी और क्यों? भोजन बनाने की जिम्मेदारी एक तो किसे सौंपी गजाधर बाबू ने और क्यों सौंपी? देखिए, गजाधर बाबू ने सुबह का खाना बनाने की जिम्मेदारी बहू को, देखिए गजाधर बाबू ने अपनी पत्नी को आराम देने के लिए सबसे पहले उन्होंने सुबह का खाना बनाने की जिम्मेदारी बहू को सौंपी तथा शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी बसंती को सौंपी। सुबह का खाना बहू बनाएगी और शाम का खाना बसंती बनाएगी, ऐसी जिम्मेदारी गजाधर बाबू ने उन दोनों को सौंपी। क्योंकि उनकी पत्नी अब बूढ़ी हो चली थी, क्योंकि गजाधर बाबू की जो पत्नी थी वो बूढ़ी हो चली थी तथा उसके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची थी, तथा उनकी पत्नी के शरीर में अब वह शक्ति या ताकत नहीं बची थी कि वह अकेले पूरे घर का काम कर सके। कौन? गजाधर बाबू की पत्नी। साथ ही गजाधर बाबू को लड़की का बाहर जाना पसंद नहीं था, इसलिए वह उसे कार्य में व्यस्त रखना चाहते थे। साथ ही लड़की का बाहर जाना गजाधर बाबू को पसंद नहीं था, इसलिए वे उसे कार्य में व्यस्त रखना चाहते थे। इस तरह से ये वापसी कहानी के प्रश्नोत्तर थे। अब आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जो कि आपको काम में आने वाला है एग्जाम में। धन्यवाद।